साथियों, हम यहाँ पे राजस्थान सीटी का मॉडल पेपर करेंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चनों से। आगे हम साइंस, ज्योग्राफी और अन्य जो अपने टॉपिक के क्वेश्चन है कंप्यूटर और वो भी हम करेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है कि 8वीं शताब्दी के कुल्लेमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को किस नाम से व्यक्त किया गया है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। देखते हैं इसका राइट आंसर। देखिए, 8वीं शताब्दी एक कुल्लेमाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है कि कुल्लेमाला में कितनी देशी भाषाओं का वर्णन है। तो इसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन है। एक चीज तो हमें ये याद रखनी है। दूसरी हमें ये याद रखनी है कि इसमें मारवाड़ की जो भाषा है उसे मरुवाणी के नाम से व्यक्त की गई है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मरुवाणी या मरु भाषा। ठीक है, मरुवाणी हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल, इसके रचयिता कौन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। और जैसे ही मैं आपके एक दो और आपकी इनकी कृतियां लिखूंगा, आप अपने आप ही कर दोगे। देखिए, धरती धोरारी इनकी रचना का नाम है। एक और रचना नाम लिखी मैंने, धरती धोरारी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, धरती धोरारी। इसके अलावा मिंझर भी इनकी रचना है, मिंझर भी इनकी रचना है। इसके अलावा कुकू धर कुचा धर मंजला इनका एक और काव्य है। इसके अलावा बात करें इनकी लिल्टास, एक बहुत फेमस काव्य है इनका लिल्टांस, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इन 3-4 काव्य है, ये कन्यालाल सेठिया के हैं, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है। तो राइट आंसर इसमें 2 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, और देखो भाई, अपनी लाइव क्लास में जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं ना, विजय कुमार जी, पूजा जी, अमित जी, तो आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि उदा ने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कब की। देखिए, महाराणा कुंभा मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा सवर्ण काल कह सकते हैं स्थापत्य कला का सवर्ण काल था महाराणा कुंभा के समय। हालांकि इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र उदा के द्वारा कर दी गई थी, जिनको उदय सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो उदयपुर नगर की स्थापना है 1559 ईस्वी में, किनके द्वारा की गई है, उदय सिंह सेकंड के द्वारा की गई है, ना कि प्रथम के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनकी हत्या उदा ने हत्या है, ये महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी 1468 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक को आदिवराह, प्रभास पाठक इत्यादि के नाम से जाना जाता है या उपाधि है वो दी गई है। ठीक है, तो देखिए अमित जी कह रहे हैं सर आज सही है, आज नोटिफिकेशन भी आया था। आएगा धीरे धीरे, अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो सब आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आदिवराह और प्रभास पाठक, ये उपाधि दी गई है मिहिर भोज को। किसे दी गई है, मिहिर भोज को। और मिहिर भोज को आप भोज प्रथम के नाम से भी जान सकते हैं। तो कई जगह अगर भोज प्रथम लिखा होता है तो भी आपको घबराना नहीं है, इस आंसर को राइट आंसर कर देना है। और देखिए, इन्होंने कन्नौज के ऊपर है वो अधिकार कर लिया था, मिहिर भोज ने कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया था। और उसकी जानकारी ग्वालियर शिलालेख है उससे हमें मिलती है। ग्वालियर शिलालेख से हमें कन्नौज के ऊपर अधिकार की जानकारी हमें मिलती है कि इसने मिहिर भोज ने अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है। देखो, 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल रहा था ना, वो काल कहलाता है आपका द आंसर राजपूत काल। क्या कहलाता भाई, राजपूत काल कहलाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा, और देखिए अपने हरीश जी आपका आंसर भी आ रहा है, अमित जी, विजय जी आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए, अच्छे आंसर आ रहे हैं, कंटिन्यू आंसर दीजिएगा। और भारतीय इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने युद्ध लड़ा था। तो भाई, भारतीय इतिहास के अंदर बात करें और वो भी मुगलों के खिलाफ बात करें, तो सबसे पहले युद्ध लड़ने का श्रेय आपको पता है महाराणा सांगा को दिया जाता है। खानवा का युद्ध सबको पता है, 1527। ठीक है, जिनको भाई नहीं पता तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा खानवा के युद्ध से पहले और युद्ध हुआ था एक, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिसमें राणा सांगा जीता था।
जबकि इस युद्ध में तो हार गया था ना ये 1527 में। और इससे पहले एक और युद्ध हुआ था जो बियाना का युद्ध है, उसमें तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, जीता था। अगला क्वेश्चन है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। देखिए सोम कागदर सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है, फटाफट आप आंसर इसमें दीजिएगा। देखिए सोम कागदर सिंचाई परियोजना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और देखिए भाई आपको कल से और स्पेशल क्वेश्चन और मिलेंगे, जो अपने शॉर्ट्स वीडियो थे ना उसके रूप में भी मैं शॉर्ट्स वीडियो के रूप में भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो डालने का प्रयास करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो आपको लेकर आने का प्रयास करूंगा। ये प्रयास है तो हो सकता है आप अच्छा है तो अच्छा लगे तो जरूर मुझे बताइएगा वो शॉर्ट्स वीडियो देख के। ठीक है, तो ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। भाई सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले से संबंधित है या स्थित है। 1952 आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन से नायक, 52 नहीं माफ कीजिए 42, आजादी लड़ाई लड़ने वाले कौन से नायक जोधपुर में शहीद हो गया था। देखिए कल हम सागरमल गोपा के बारे में बात कर चुके थे, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है, आजादी के दीवाने, इन सागरमल गोपा की बुक थी जिसके बारे में हम जान चुके थे। इनको 1946 के अंदर 6 साल की 1941 में पकड़ा था, 1946 में इनको क्या है कि जेल के अंदर है केरोसिन डालकर जला दिया गया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। आज हम किसकी बात करते हैं, आज हम बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में। देखिए बाल मुकुंद बिस्सा 1942 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, जोधपुर में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इनके द्वारा खादी भंडार की स्थापना की गई थी। ठीक है, खादी भंडार की स्थापना है वो किनके द्वारा की गई है राजस्थान में, तो खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई है। व्यवस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, और इनकी भाई 19 जून 1942 को ये भैया केंद्रीय कारागार जोधपुर में भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान रख लेना भाई, हड़ताल किस कारण से हुई थी, भूख हड़ताल के कारण हुई थी। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थे कहां के भाई, पीलवा डीडवाना के ये थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कहां के थे ये, पीलवा डीडवाना के ये थे। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी जेल के अंदर, और उस वजह से ये भूख हड़ताल के चलते 19 जून 1942 में शहीद हो गए या मृत्यु होगी, आप जैसा समझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अपना है सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। देखो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक, तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो 23 फरवरी 1939 को हुई थी। भाई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 23 फरवरी 1939 को हुई थी। और किसने की थी, तो इसे राजस्थान का ज्ञानदी बीने कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का ज्ञानदी ने कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान का ज्ञानदी किसे कहते हैं, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा, जिनमें से आप लोगों ने अधिकतर ने सही आंसर दिया है। देखो हरीश जी, अमित जी, विजय जी आपके आंसर आ रहे हैं। अन्य मेरे भाई वो भी आंसर दे तो पता चले। पूजा जी आपका भी आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है। कृष्णा जी स्वागत है जी क्लास में आपका। देखिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है, और राइट आंसर इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ये पहले देखो इसका नाम था राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था, राजस्थान नहर भाई पहले नाम था। फिर क्या किया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1984 के अंदर इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया था। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया था 2 अक्टूबर 1984 को। आप याद रख सकते हैं, राजस्थान की मरुगंगा और राज्य की जीवन रेखा इत्यादि नाम से भी ये जानी जाती है। कर्मावती मेवाड़ की किस शासक की रानी थी। भाई आप इसे याद रख सकते हैं, 1534। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, 1534 गुजरात के बहादुर शाह आक्रमण किया, हुमायूं को राखी भेजी, और चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। और चित्तौड़ के दूसरे साके के लिए आप कर्मावती को आप जान सकते हैं। और बात होगी कर्मावती, तो इनके पति का नाम था संग्राम सिंह। पति का नाम क्या था, संग्राम सिंह था।
ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल पूजा जी वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं आप। देखिए मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? देखिए होली पर्व के दिन मेवाड़ के जिस शासक की मृत्यु हुई वह कौन है? तो मेवाड़ के राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु है ना वो भाई होली के त्योहार के दिन हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कहां पे हुई थी? चावंड में। राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र है क्या कहलाएंगे? देखिए कावड़ कहलाते हैं लकड़ी के ऊपर चित्रित चित्र। ठीक है, ये तो हो गया लकड़ी के ऊपर। मर्द मर्द पात्र हो गए आपके मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन हो गए। पाने हो गए आपके कागज के। और पिछवाई हो गई जो नाथद्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ जी है, उनके पीछे का जो पट है, पीछे का पट कह दे आप, या बात करूं मैं उसके जो कपड़े का वो है बना हुआ है उसका कह सकते हैं आप, उसको पिछवाई कहते हैं। राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? दो आदमियों को मैं किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय देता हूं। एक मैं क्या देता हूं अपनी जो बुक है उसमें वो बता रहा हूं। देखिए दो आदमियों को श्रेय दिया जाता है। पहले आदमी है फयाज अली। ठीक है, फयाज अली को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा फयाज अली के साथ साथ में जो एरिक डिक्सन है इनको भी यह श्रेय दिया जाता है। फयाज अली अगर आता है तो फयाज अली भी सही होता है, और फयाज अली के साथ साथ में अगर एरिक डिक्सन आता है तो ये भी सही होता है। इन्होंने किशनगढ़ शैली में जो बनी ठनी चित्र थी, जो बनी ठनी चित्र था, इसको प्रकाश में इनके द्वारा लाया गया था। और बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था, भारत की मोनालिसा। ठीक है, तो ये अपना क्लियर होना चाहिए। द आंसर इसमें राइट है। अगला है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? और भाई धीमे तो नहीं चल रहे हैं क्लास में, तो बता दिया करें, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57 से 58 सेमी के बीच में है। आप इसमें 57.51 सेमी भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई 57 या 58, इसमें से जो आपको सही लगे वो भी आप कह सकते हैं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा 40 दिन बरसात होती है, 40 दिन की बात करें या 100 सेमी की बरसात करें तो ये होती है झालावाड़ में। और सबसे कम दिनों की संख्या है वो होती है जैसलमेर के अंदर। इसमें होती है जैसलमेर में सबसे कम होती है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में उपलब्ध निम्न में परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। अमित जी निहाल चंद चित्रकार था, बनी ठनी चित्र था ना, उसका चित्रकार था। मोरध्वज निहाल चंद तो बनी ठनी चित्र का चित्रकार था। और जो नाग का आभूषण था बनी ठनी का, उसको बेसरी कहते हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और सामंत सिंह या बात करें नागरीदास, वो वहां का शासक था। और बनी ठनी उनकी प्रेमिका थी एक तरह से। बलदेव कुमार जी आपका आंसर भी आ रहा है। देखिए भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है, तो ये वर्षा में बहुत अधिक विषमता यही है। इसमें राइट आंसर से हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ है वो कौन सा है? देखो रामसनी संप्रदाय है, इसकी मोस्टली 4 पीठ है। रामसनी संप्रदाय, इसकी बात करूं मैं तो शाहपुरा भीलवाड़ा में एक इसकी पीठ है जो प्रधान पीठ कह सकते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर रामचरण जी द्वारा इसके संस्थापक है। दूसरी एक रेण जो नागौर के अंदर है, इसमें संत दरियाऊ जी है, वो है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा सिंहतल बीकानेर में है। सिंहतल कहां पे भाई? बीकानेर के अंदर है। इसमें हरिरामदास जी हो जाएगा, हरिरामदास जी, ठीक है, संस्थापक। और एक है खेड़ापा, और ये खेड़ापा है जोधपुर के अंदर, और इसके हो जाएंगे संत रामदास जी, ठीक है ना। तो ये भाई इसके संस्थापक है, आप याद रख सकते हैं। बी आंसर इसमें राइट आंसर है।
और सबने लगभग सही आंसर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। अगला है कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहाट जी था? राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? ये आंसर बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर है, वो हम कर सकते हैं कि जाम्बू जी है, वो थे। उससे आंसर इसमें राइट आंसर। और देखिए जाम्बू जी के गुरु का नाम क्या था, कई बार पूछ लेना तो ध्यान रखना। जाम्बू जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। ठीक है ना, गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था, याद रख लीजिएगा। बचपन का नाम था धनराज। कई बार पूछ लिया जाता है कि बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था इनका धनराज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें। किस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है? किस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है? ये आंसर बताओ भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत मत कर देना, यही आपसे रिक्वेस्ट है। देखो राइट आंसर यहां से हो जाएगा भाई नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर बांध परियोजना कह सकते हैं आप इसे आप कह सकते हैं मारवाड़ की भागीरथी, या आप नर्मदा नहर परियोजना तो कहते ही है। राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना, पहली परियोजना है जिसमें कि संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाती है। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति या स्प्रिंकलर के माध्यम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी घाटी परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान के किसी भी जिले में स्थित नहीं है? तो देखो 3 बांध, कोटा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है। पर ज्ञानदी सागर बांध आपको पता है कि एमपी में है भाई, राजस्थान में नहीं होगा। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? देखिए राजस्थान की मरुस्थलीय बालू है, उसका प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, और इसमें मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा है ये कैल्शियम की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? कैल्शियम की पाई जाती है, आप याद रखिएगा। मिट्टी के बारीक कण है उनको आप किस नाम से जानते हैं? देखिए मिट्टी के बारीक कण है ये कहलाते हैं चिक्का। क्या कहलाते हैं? चिक्का कहलाते हैं। 1962 में ICUN की सहायक संस्था WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पे है या कौन से शहर में है? तो देखिए इसका प्रतीक है वो लाल पांडा है, आप याद रख सकते हैं लाल पांडा। और लाल पांडा है ये अपने देश में कहां पाया जाता है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, वहां पे पाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड शहर का जो गलेंडू शहर है उसके अंदर बनाया गया है। बाघ परियोजना के अतिरिक्त कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां बाघ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं एवं इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? अब भाई देखो बाघ परियोजना ये तो शामिल हो गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो अब इस क्वेश्चन को आप डिसमिस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य इसमें हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन अपना है वो है कि राजस्थान के पहले भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? राजस्थान के पहले भालू अभ्यारण्य का उदाहरण किससे है? आंसर बताओ भाई। और देखो यार लाइव कल तो समझ में आ रहा था कि भाई पहली क्लास थी, आप लोगों को पता नहीं था इसलिए कम थे। आज तो यार संख्या बढ़नी चाहिए थी ना, तो शेयर करो भाई सभी जने, लाइक करो क्लास को, और इसी प्रकार के लिए तो सभी जनों के बीच में शेयर कर देना भाई। बी हो जाएगा सुंडा माता। ठीक है ना, सुंडा माता जालोर सिरोही के मध्य जसवंतपुरा क्षेत्र है उसमें ये विकसित किया जा रहा है। देश का पहला भालू अभ्यारण्य है, आप याद रख सकते हैं। मादलिया पहना जाता है। अब भाई जो महिलाएं हैं उनको तो विशेष तौर से पता होगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं उनको भी पता है कि मादलिया गले में पहना जाता है। बाकी जो छूटे हुए हैं जिनको नहीं पता कि भाई मादलिया है, वो इस प्रकार का होता है ना भाई। ठीक है ना, तो गले में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
देखो जी, लव कुश जी शर्मा बी आंसर दे रहे हैं, बलदेव जी बी दे रहे हैं, पूजा जी 26 में सी दे रहे हैं। ठीक है जी, विजय कुमार सी, गले में अमीर जी से ही आंसर दिया। चलिए, बाकी भी अच्छा प्रयास करें, गलत मत दे। देखिए, अंगरखी थी, अंगरखी है वो क्या थी? अंगरखी है वो है ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाली पोशाक, और अंगरखी को ही बख्तरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्तरी भी अंगरखी को ही कहते हैं, ये भी आप याद रख लो। ठीक है, और चुगा या चोगा, चुगा कह दो, कई जगह आपको चोगावा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अंगरखी या बख्तरी के ऊपर पहना जाता है। बल्लिया आभूषण कहां पहना जाता है? देखो, बल्लिया आभूषण ये कहां पहना जाता है, बताओ भाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, बल्लिया है ये हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियां हैं, वो होती है। बल्लिया क्या होती है? हाथी दांत या रबड़ की चूड़ियां होती है। कातरिया है वो कहते हैं कांच की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को कहते हैं काचरिया। हाथी दांत की या रबड़ की चूड़ियों को कहते हैं बल्लिया। और बिलोरी है वो सफेद रंग की चूड़ियां हैं, उन्हें कहते हैं बिलोरी। क्या कहते हैं? बिलोरी कहते हैं। सफेद रंग की अगर हो गई तो उसे बिलोरी कहेंगे। ठीक है, बिलोरी कहेंगे। हाथी दांत की है तो उसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे बल्लिया। और कातरिया कहेंगे कांच वाली को। ये आप याद रख लो। कहां पे पहनेंगे भाई? से हाथों में हो गया ना, चूड़ियां है ये तो। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आरजे लकी आपका भी आंसर आ रहा है, राधेश्याम जी भी डी आंसर दे रहे थे, अमित आपका आंसर भी हैंड सही था। चलिए, वर पक्ष द्वारा विवाह में वधु के लिए मेहंदी, वस्त्र, आभूषण आदि की रस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहां पे बड़ी पड़ना हो जाएगा। जिनकी शादी हो गई उनको पता है, और जिनकी भाई शादी नहीं हुई है तो वो भाई तैयार रहे। बड़ी पड़ला तो तैयार करना ही पड़ेगा आपको, वर पक्ष की तरफ से हो तो। ठीक है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है अपनी ये रस्म होती है शादी विवाह में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रासिया जनजाति में अलानु मोर्मू प्रथा किससे संबंधित है? ग्रासिया जनजाति में अलानु मोर्मू प्रथा नवजात शिशु की नाल काटने की प्रक्रिया से है। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अवा पर कब्जा कब किया? देखो, कुशाल सिंह की पराजय होगी, उसके बाद में कुशाल सिंह जी निकल गए वहां से किले से बाहर, और 120 सैनिक गिरफ्तार किए गए थे। 120 सैनिक गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 24 को मृत्युदंड की सजा दी गई थी भाई। ठीक है, 24 को क्या दे दी? मृत्युदंड की सजा दे दी और मौत के घाट उतार दिया था 120 में से। द आंसर यहां से हो जाएगा 24 जनवरी 1885 को। निम्नलिखित में से किस यंत्र का 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? देखो, 13 ताली नृत्य है, उसमें किस यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, लवकुश, अमित, विजय कुमार, लकी आपके आंसर आ रहे हैं, बलदेव कुमार आपका आंसर भी आ रहा है, अच्छे आंसर आ रहे हैं। अन्य मेरे भाई जो भी जुड़े हुए हैं वो भी आंसर जरूर करें। देखो, 13 ताली, 13 मंजीरे होते हैं। ठीक है, 9 दाएं पैर पे होते हैं, 9 दाएं पैर पे पूछ लिया जाता है तो कई बार आपको पता रहते हैं। 2 हाथों की कोहनियों पे होते हैं, जो दोनों हाथ है उनकी कोहनियों पे होते हैं, 2 हाथों की कोहनी पे हो गए, और 2 हाथों में पकड़े हुए होते हैं। ठीक है, 2 हाथों में पकड़े हुए होते हैं, तो ये टोटल 13 हो गए। 9 दाएं पैर पर, 2 हाथों की कोहनियों पर, और 2 हाथों में पकड़े हुए होते हैं। डेरू का कोई काम नहीं है, बाकी चौतारा, तानपुरा और मंजीरा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में ये किया जाता है नृत्य, ये आपको पता होना चाहिए। सुमेलित है वो नहीं है। अब देखो, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, तो देखो मुरली प्रकाश, मुरली मनोहर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे सुमेलित है, ये आप याद रखेंगे। लोकनाट्य नौटंकी क्षेत्र में वर्ष 1995-96 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखो अभी लेटेस्ट एग्जामों में भी ये पूछा था, तो बस याद रख लेना, इतना ज्यादा है नहीं पर याद रख लेना, बस यूं है रहे तो। राहुल परमार आपका आंसर भी आ रहा है, लकी, इसके अलावा लवकुश, इसके अलावा अमित आपके आंसर आ रहे हैं, विजय जी आपके आंसर आ रहे हैं, बलदेव आपके आंसर आ रहे हैं, अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखिए, राजस्थानी मूल का प्रमुख संगीत जिसका कार्य क्षेत्र राजस्थान से बाहर रहा है, तो संगीतक जिनका कार्य क्षेत्र राजस्थान से बाहर है, तो ये सारे के सारे राजस्थान से बाहर है। सांगा ने किसको वीरता से प्रभावित होकर 256 वर्ग किलोमीटर में फैले अपर माल की जागीर प्रदान की, जिसका बिजोलिया सदर मुकाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सांगा ने किसको वीरता से प्रभावित होकर 256 वर्ग किमी में फैले अपर माल की जागीर प्रदान की, जिसका बिजोलिया सदर मुकाम था? तो राइट आंसर यहां से हो जाता है से अशोक परमार को दी थी। ठीक है, अशोक परमार ने क्या किया था, खानवा का जो युद्ध था ना, उसमें भाग लिया था भाई, खानवा का युद्ध में भाग लिया था इसने, तो ये याद रख लेना, खानवा के युद्ध में भाग लिया था अशोक परमार ने, और अपरमाल की जागीर है वो प्रदान की थी राणा सांगा के द्वारा। 256 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है ये, सही आंसर इसमें राइट आंसर है। अब देखो किसने सही आंसर दिया था, सी राहुल, आपने राइट आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां है। देखिए, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है, तो यह है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जिला आयोजना में निर्वाचित सदस्य कितने? देखो, जिला योजना समिति होती है, इसमें 25 सदस्य होते हैं। ठीक है, 25 होते हैं, जिसमें से 3 पदेन भी है। पदेन सदस्य हो गए 3, और बाकी निर्वाचित सदस्य हैं, ये हो गए 20। सही आंसर इसमें राइट आंसर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पिछला, वो आप जरूर नोट करें। राज्य प्रशासन का एकमात्र कौन सा ऐसा अधिकारी होता है जो रेनमोर सिस्टम से बाहर होता है? राज्य प्रशासन का एकमात्र ऐसा अधिकारी जो रेनमोर सिस्टम से बाहर होता है। अब भाई, रेनमोर सिस्टम सबके ऊपर लागू होता है, इसका मतलब एक अधिकारी है जो रेनमोर सिस्टम में नहीं आता। सबसे बड़ा कौन अधिकारी हो गया राज्य में? राज्य में सबसे बड़ा हो गया भाई मुख्य सचिव। मुख्य सचिव से सब नीचे, तो हम मुख्य सचिव भी आंसर इसमें राइट आंसर कर देंगे। निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है भाई महानिदेशक। अब ये तो थे राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अब हम आगे करेंगे अन्य जो अपने इंडिया जीके के क्वेश्चन है वो, और कंप्यूटर के क्वेश्चन। अब देखो, पर उससे पहले अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिन्होंने भाई डाउनलोड नहीं कर रखा है वो डाउनलोड कर ले। एप्लीकेशन का सिंपल नाम है जेपी भाकर, और यहाँ पे आपको राजस्थान जीके की पूरी टॉपिक वाइज, राजस्थान जीके का पूरा टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं, और कोर्स है 151 रुपए में मात्र। तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो। और अगर किसी भी आप पे, चाहे आप कोई कोर्स लेके तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऐसे भी तैयारी कर रहे हो बुक से भी, तो ये एक बार सारी टेस्ट सीरीज जरूर निकाले। आप यकीन मानिए आपके कम से कम 20 से 25 नंबर एग्जाम में ऑटोमेटिक इस टेस्ट देने से बढ़ जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। ठीक है, दूसरा वहां पे करंट अफेयर है वो 51 रुपए में डाला हुआ है, जो कि जनवरी से दिसंबर तक आपको उपलब्ध करवाई जाएगी पीडीएफ, वो भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित जी कह रहे हैं आरजे ब्रो आप क्लास पीछे चल रही है, आगे आओ। अच्छा, पीछे चल रहे होंगे, कोई बात नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोबाल्ट इसमें हो जाएगा। कोबाल्ट आवश्यक होता है दलहनी फसलों में, ये आप याद रख सकते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहां स्थापित किया गया? भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है ये सांची आता है जमशेदपुर में। 1907 में स्थापित किया गया था।
जमशेदपुर 1907 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर यहां से हो जाता है स आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, 7 सिस्टर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर का सदस्य है? तो राइट आंसर यहां से हो जाता है भाई त्रिपुरा है, ये है। 7 बहनों के नाम से कौन से जाने जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। देखो केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। और सबसे लंबी ताजे पानी की झील केरल के अंदर स्थित है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है, मतलब जल के अणु है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है वो बना हुआ होता है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बना हुआ होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। सही आंसर है। दो H2O अणु है। H2O, इसमें H क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसके बीच में भी जो बॉन्ड है वो कौन सा बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर यहां से हो जाएगा। गोविंद राम जी, आप भी क्लास में जुड़े, आपने भी बी आंसर दिया है, अच्छा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्लेग का सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? देखो श्वेत प्लेग है उसको सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग है उसको भाई जाना जाता है क्षय रोग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से श्वेत प्लेग को जाना जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः किस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? देखो ट्यूबरकुलोसिस ये आपको बता दूं मैं क्षय रोग है एक तरह से। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आप क्षय रोग को कह सकते हैं। क्षय रोग को होता है टीबी। ठीक है, और सभी जानते हैं इसके लक्षण। तो इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों में। और अगर वयस्क हो गए मतलब बड़े हो गए तो डॉट्स प्रणाली के माध्यम से इलाज किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से इलाज किया जाता है, डॉट्स प्रणाली के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ये 4-6 महीनों का ये चलता है और 4-6 महीनों में भाई वो दवाई लेनी पड़ती है। और अगर बच्चे हैं तो उनको बीसीजी का टीका लगाया जाएगा। ये याद रख लेना, क्षय या टीबी के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? अब भाई एथेनॉल किससे प्राप्त करेंगे आप? अच्छा क्वेश्चन। लवकुश शर्मा, गोविंद, लकी आपके आंसर आ रहे हैं, अमित आपका आंसर आ रहा है। अन्य मेरे भाई बंधु जो भी जुड़े हुए हैं उनसे भी ये कहूंगा कि क्लास में आंसर दे। देखिए राइट आंसर हो जाता है गन्ना। संशोधित स्प्रिट होती है, देखिए संशोधित स्प्रिट है ये होती है 95% इथाइल एल्कोहल। और अगला क्वेश्चन है वो है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहां से आती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। आपको पता है कि भाई पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे ऑक्सीजन कहां से देंगे? जब उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है और ये ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो याद रख लेना ऑक्सीजन जल से बनती है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई खत्म। ठीक है, तो उसमें जो ऊर्जा है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदलेगी? भाई अगर प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो प्रकाश ऊर्जा है ये क्या होती है कि भाई केमिकल एनर्जी है उसमें बदल जाती है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो याद रख लेना। आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक क्या है? ये आंसर बताओ भाई। ठीक है, और भाई क्लास में कम क्यों हो रही है संख्या? क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते क्या? साइंस के लिए जो इंडिया जीके के जीएस के लिए, भाई इंडिया जीके जीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए करेगा। सीईटी में हो चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो,
भाई ये जो क्वेश्चन है जरूर देख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उदत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उदत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उदत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में इकरी नागरिकता ली गई है। देखिए भारतीय संविधान में इकरी नागरिकता है वो कहां से ली गई है? तो भारतीय संविधान में इकरी नागरिकता है वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को का निर्माण करने की प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसमें ए आंसर आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो वही एक उल्लेख है वो पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, तो 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और भ्रातृत्व 1 प्रकार का उल्लेख है वो आपको संविधान में मिलेगा। तो ये याद रख लेना प्रस्तावना के अंदर। निम्न शब्दों पर विचार करें। पढ़ लिया भाई, सामाजिक, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। अब भाई जो प्रस्तावना है ना, उन शब्दों को चयन करना है हमें क्रमानुसार। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वास्तु स्थिति अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, उसमें ये क्रम है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर आया प्रजातांत्रिक। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। प्रस्तावना का क्रम याद रख लेना। पहली बात तो प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द यूज लिए गए हैं, कौन से 42वें संविधान में जोड़े गए थे और उनका क्रम क्या है, जरूर याद रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा गया है बार बार और आगे भी पूछेंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है और उसके बाद में आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस अन्य नाम से जाने जाएंगे? तो एमएस ऑफिस कह दो, चाहे ऑफिस सूट कह दो, ये भी इसके अन्य नाम है। सही आंसर इसमें राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का उदाहरण है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्षैतिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। द आंसर इसमें राइट आंसर है, ये हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा या फिर आप कैसे भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला साबित। तो विश्व साक्षरता दिवस है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं एवं उनकी आवश्यकता होने पर इंटरनेट से बिना किसी लागत के डाउनलोड किया जा सकता है, उन्हें क्या किया जाता है? देखो, ये सॉफ्टवेयर फ्री आपको मिलेंगे। इंटरनेट से आप कोई भी बिना पैसा दिए आप डाउनलोड से कर लोगे। तो ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, वो कहलाते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इन्हें कहते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनका सोर्स कोड भी निःशुल्क उपलब्ध होता है। भाई देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर तो फ्री आपको मिलेगा ही, साथ में उसका जो सोर्स कोड है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो ऐसे को आप कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर को आप क्या कहेंगे? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप इसको कहेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर जो निश्चित समयावधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं
लेकिन निश्चित समयावधि खत्म होने के बाद उन सॉफ्टवेयर का भुगतान करके ही प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें किस नाम से जानते हैं? अब देखो, कुछ सॉफ्टवेयर आपको बाजार में ऐसे भी मिलेंगे कि टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करेंगे, फ्री मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जैसे वो टाइम पीरियड खत्म हुआ उसके बाद में भाई उसका पैसा दो, भुगतान करो और उसका प्रयोग करो। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है वो कहलाते हैं। मैंने 3 प्रकार के आज आपको सॉफ्टवेयर बताए हैं, कल 1 प्रकार का सॉफ्टवेयर बताया था, टोटल 4 प्रकार के मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए। आपको याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहे हैं तो कोई डरने की बात है नहीं। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरी व्याख्या डाल रखी है हर क्वेश्चन की, तो वहां से आपको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो घबराना नहीं है, इनकी सबकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा, पर यह फायदा आपको तभी होगा जब आप क्लास देखेंगे। कीबोर्ड की सीपीयू से किस पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है? देखो कीबोर्ड है, आजकल तो भाई इसको PS2 है, पर आजकल तो यूएसबी से भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना। कीबोर्ड आजकल यूएसबी वाले भी आ जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर PS2 है वो भी जोड़ा जाता है। जो होता है वो ध्यान रखिएगा। न्यूमरिक कीपैड में कुल कितने बटन होते हैं? देखिए न्यूमरिक कीपैड है, जो न्यूमरिक कीपैड जैसे इस प्रकार से कीबोर्ड है ना, तो आप चाहे लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो, किसी में देखिए इस साइड में जो बटन होते हैं 1 2 3 4 लिखे हुए, ये न्यूमरिक कीपैड। 17 इसमें होते हैं भाई न्यूमरिक कीज, तो ये आप याद रख सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किसके बटन माउस के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते हैं? ये आंसर बताओ भाई। कीबोर्ड के द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु किसके बटन माउस के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते हैं? अब देखो भाई, कई बार क्या हो गया कि भाई अपना माउस खराब हो गया, हमें कीबोर्ड से काम करना है, तो ऊपर आता है एक NUM नम लॉक लिखा होता है। बस भाई इस नम लॉक को बंद कर दो, तो फिर क्या करेंगे, आप जो भी बटन दबाएंगे ना, जैसे आप 4 दबाओगे तो वो इस तरफ आ जाएगा, 6 दबाओगे तो इस तरफ चला जाएगा, 8 दबाओगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 2 होता है तो नीचे आ जाएगा। ये इस तरह के एरो के रूप में भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं न्यूमरिक कीज। और जैसे ही नंबरिक लॉक आपने दबाया तो वो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर दबाने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इनकी कार्यविधि। तो इसका अपन माउस की तरह भी इनका काम कर सकते हैं। देखिए विश्व के पहले गणक यंत्र की खोज चीन में हुई, उसका नाम क्या था? देखो विश्व का जो पहला गणक यंत्र है उसकी खोज चीन में की गई है और उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था? अबेकस। बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला गणक यंत्र है, ठीक है, दुनिया का पहला गणक यंत्र। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर में किस कंप्यूटर प्रयुक्त होता है, यानी किस प्रकार का कंप्यूटर है वो प्रयुक्त होता है? तो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो प्रयुक्त थर्मामीटर होता है उसके अंदर क्या होता है भाई? एनालॉग होता है। जैसे मान लो उसमें आप देखोगे ना तो इस तरह से यूं यूं तो बनते हैं चित्र। जैसे मैंने 8 बनाया तो 8 इस प्रकार से बनेगा, 0 है तो वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे तो बनेगा। तो ये इस प्रकार वाले कंप्यूटर या जिस प्रकार से इस प्रकार के डाटा होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का है जैसे भौतिक राशियां, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, विद्युत प्रवाह हो गया, लंबाई हो गया, इन आदि को नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। सभी पेरीफेरल डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। देखो जितने भी पेरीफेरल डिवाइस है, पेरीफेरल डिवाइस आपका हो गया कि भाई जैसे ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा दूसरे भी वो हो गए, ठीक है ना। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन का जो कार्य है ना वो किनके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये आंसर आप बताओ। तो कम्युनिकेशन का कार्य मदरबोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मदरबोर्ड के द्वारा कम्युनिकेशन का कार्य किया जाता है। कंप्यूटर का दिल और केंद्रीय नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है? देखो भाई कंप्यूटर का दिल कह दो चाहे केंद्रीय नाड़ी तंत्र कह दो, तो ये किसे कहा जाता है भाई? कंप्यूटर का हार्ट,
किसे कहेंगे? तो कंप्यूटर का हार्ट है ना, वो कंट्रोल यूनिट को कहेंगे। कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में बोलते हैं सीयू, ये आप याद रख लेंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है एएलयू, वो मत करना आप करना सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। अगला है विश्व का पहला एनालॉग कंप्यूटर के जनक कौन है? देखो, विश्व के पहले एनालॉग कंप्यूटर के जनक, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप याद रखें कि विश्व के पहले एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो भी है, जिस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उनका क्या, कौन कौन जनक है, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व के पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात हो रही है, तो ये साइबोर्ग है। तो इसमें ए आंसर है, वो हम राइट आंसर करेंगे। बाकी सुपर कंप्यूटर के बाद भी बात करेंगे। संगीता जी सैनी, आपका भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्रामों को एवं असेंबली भाषा के प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? देखो, जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम है उन्हें तो कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और जो असेंबली भाषा के प्रोग्राम है उसे कहते हैं निमोनिक्स। तो इसमें बी आंसर है, ये राइट आंसर हो जाएगा।